नमस्कार। सीईसी लाइव लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूं। आज का विषय भारत में ई शासन का विकास पर हम चर्चा करेंगे। भारत में ई शासन का आरंभ पिछले शताब्दी से ही आरंभ हो गया था, परंतु वर्तमान में इस अवधारणा ने गति बनाई है और यह निरंतर नागरिक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ई शासन अर्थात ई गवर्नेंस का अभिप्राय है सरकारी सेवाओं एवं सुविधाओं का सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से इनको जनता तक पहुंचाना, जिससे कि इन सेवाओं से, इन सूचनाओं से, इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जनता लाभान्वित हो सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य के अवधारणा ने राज्यों के कार्यों में तीव्र वृद्धि की, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए विकास परक योजनाओं को आरंभ करना, उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना, जिससे कि समाज के सभी वर्गों का विकास संभव हो सके। सभी सरकारों के द्वारा इस दिशा में निरंतर कार्यक्रम बनाए गए, नीतियों का निर्माण किया गया। भारत में भी इसी क्रम में स्वतंत्रता के पश्चात से ही नीतियों का निर्माण किया जा रहा है और निरंतर नए नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जनता की पहुंच तक बनाने के लिए या इन कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने की सुनिश्चितता ने ये ई गवर्नेंस की प्रक्रिया को और भी अधिक प्रभावी बना दिया है। ई गवर्नेंस का अर्थ सूचना और सेवाओं तक ही सीमित नहीं होकर यह सरकार एवं नागरिकों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां पर नागरिकों एवं सरकार के मध्य निरंतर संवाद चलता रहता है। यह संवाद बातचीत आमने सामने बैठकर तो नहीं, परंतु सरकार के द्वारा भी जो पोर्टल तैयार किए जाते हैं, जो ऐप्स तैयार किए जाते हैं, उनके माध्यम से नागरिक स्वयं को सरकार से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और उनके जो भी क्वेरी होती है, जो भी उन्हें आवश्यकता होती है, वो अपने क्षेत्र में क्या चाहते हैं, वह फीडबैक के माध्यम से सरकारी पोर्टल पर अपनी जानकारी, अपनी समस्याएं, अपने सुझाव, अपना फीडबैक सरकार तक पहुंचा देते हैं। तो यह व्यवस्था नागरिकों को एवं सरकार को एक ऐसा अवसर प्रदान करती है कि जहां पर दूर बैठे हुए वे आपस में संवाद बनाए रखते हैं। यह सुविधा न केवल नागरिकों के लिए बल्कि सरकार के विभिन्न विभागों के लिए, विभिन्न स्तर पर सरकारें हैं, केंद्रीय स्तर से राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर तक की सरकारों के मध्य में भी इसी प्रकार का संवाद बना रहता है। इसी संवाद के कारण जो नीतियां बनाई जाती हैं या जो भी सरकार के उद्देश्य होते हैं, वे इन सुविधाओं के माध्यम से, ई शासन के माध्यम से वे आपस में एक दूसरे स्तर तक पहुंच जाते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। ई शासन के माध्यम से नागरिक सशक्त होते हैं। नागरिकों के सशक्तिकरण का ई शासन एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि सूचनाएं व्यक्ति को सशक्त बनाती हैं। सरकार की प्रक्रिया की जानकारी, सरकार की जो गतिविधियां हैं उनकी जानकारी, सरकार के विभिन्न विभागों की जानकारी नागरिकों को सशक्त करती है और उनके यह सशक्तता ही सरकार को संबल प्रदान करती है। इसी दृष्टिकोण से भारत में विभिन्न कार्यक्रमों का निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात से निरंतर किया जाता रहा है। परंतु भारत जैसे विशाल देश में सरकार के द्वारा केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर मुख्य रूप से जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनको
निचले स्तर तक, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण चुनौती होता है। ई शासन ने इस प्रक्रिया को निश्चित रूप से सुविधाजनक बनाया है और सरकार एवं नागरिकों के मध्य एक संवाद स्थापित किया है और सरकार के लक्ष्यों को जनता तक पहुंचा रही है। भारत में 60-70 के दशक में या थोड़ा उससे पहले की हम बात करें, तभी से जब वैश्विक स्तर पर कंप्यूटर का आगमन हो चुका था, तो भारत के में भी कंप्यूटर का प्रयोग धीरे धीरे शैक्षिक संस्थानों में, शोध संस्थानों में, प्रयोगशालाओं में आरंभ होने लगा था, जिसका उद्देश्य था कि जो सूचना तकनीक का प्रयोग उसके प्रयोग से दूसरे देशों में लाभ हो रहा है, वह निश्चित रूप से भारत में भी होगा। इसलिए सरकार के द्वारा इस दिशा में निरंतर कदम बढ़ाए गए और इस तकनीक का प्रयोग शैक्षिक संस्थानों के अलावा दूसरे स्थानों पर भी किया जाने लगा। 1980s तक आते आते सरकार के द्वारा जो निवेश था कंप्यूटर को संस्थानों में उपलब्ध कराने का, उस पर भी बल दिया गया और बहुत सारे जो कार्यालय थे उनमें कंप्यूटर की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा था। इसी के साथ साथ 1990s तक आते आते हम देखते हैं कि भारत में जहां पर ट्रेन का एक बड़ा नेटवर्क है और एक जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्रतिदिन इन्हीं ट्रेनों से आवागमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और जो आम व्यक्ति के आवागमन का सबसे सरल एवं सुलभ साधन है, उसमें ई शासन का प्रयोग आरंभ हुआ था। अर्थात ई तकनीक के माध्यम से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। इसने प्रक्रिया ने न केवल लोगों को एक ऐसा अच्छा अवसर प्रदान किया कि वो घर बैठे इसका लाभ उठा सकते थे, वहीं पर जो स्टेशनों पर लगने वाली या बुकिंग घरों पर लगने वाली लंबी कतारों को कम कर दिया था, वहीं पर जो पेपर वर्क था उसको भी कम कर दिया था। अब पेपर प्रयोग के स्थान पर तकनीक ने ले लिया था और तकनीक के माध्यम से नागरिक एवं रेलवे विभाग और सरकार दोनों ही लाभान्वित हो रहे थे। 2000 में भारत सरकार के द्वारा सूचना तकनीकी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर को मान्यता प्रदान की गई तथा साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को भी विनियमित किया गया। सरकारी विभागों और एजेंसियों में दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा करने की भी सुविधा प्रदान की गई। इस अधिनियम के पारित करने के बाद भारत विश्व के कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया था जहां पर इस तरीके के कानून लागू किए गए थे। 2005 में india.gov.in एक वेबसाइट बनाई गई, गवर्नमेंट पोर्टल बनाया गया था, जिसके माध्यम से सभी नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करने का, जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई थी। इसी क्रम में भारत में 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को सूचनाएं प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था। भारत में ई गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसी दिशा में 2006 में राष्ट्रीय ई शासन योजना का आरंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हुए सक्षमता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना था। 2008 के पश्चात कुछ वर्षों में जो भारत में 2000 में सूचना तकनीकी अधिनियम पारित किया गया था, उसको बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन हुए और उन्हें जिसने आम व्यक्ति को और सुविधाएं और अवसर प्रदान किए। 2012 में नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को बेहतर सुविधाएं या सेवाएं उपलब्ध कराना था। 2013 में ही
भारत सरकार के द्वारा एक GI क्लाउड बनाया गया था, जिसको मेघराज नाम दिया गया था। इसका उद्देश्य था कि तकनीक का लाभ आम जनता के द्वारा किस प्रकार से अधिक उठाया जा सकता है। इसी क्रम में भारत में निरंतर प्रयास हो रहे थे और 2013 में मोबाइल सेवा का आरंभ किया गया। अर्थात सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए मोबाइल का प्रयोग किस तरीके से अधिकाधिक किया जाए, जिससे कि व्यक्ति को, नागरिकों को और शहर से लेकर गांव तक जो भी व्यक्ति हैं, उनको एक क्लिक करते ही वो सारी सुविधाएं उनके मोबाइल पर उपलब्ध हो सकें, जो सरकार उन्हीं को उपलब्ध करा रही है। इस मोबाइल सेवा ने निश्चित रूप से भारत में एक नए युग का आरंभ किया और हर व्यक्ति के पास अब सुविधाओं का और सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही सेवाओं का वो उसके हाथ में उपलब्धता सुनिश्चित हो रही थी। इसी क्रम में भारत में 2014 में और 15 में बहुत सारे कार्यक्रम आरंभ किए गए, बहुत सारी नीतियों का निर्माण किया गया। जैसे इसमें एक वेबसाइट और पोर्टल हम कहें आरंभ किया गया था, माई गवर्नमेंट। इस माई गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि नागरिकों और सरकार के मध्य साझेदारी का निर्माण करना। ये एक ऐसे साझेदारी का निर्माण था कि जो दोनों को एक ऐसा अभिनव मंच प्रदान करता है, जहां पर दोनों के मध्य संवाद बना रहता है। लोकतंत्र की सफलता का एक महत्वपूर्ण कदम होता है कि नागरिकों और सरकार के बीच में संवाद बना रहे, दोनों के बीच में एक निरंतरता बनी रहे, एक इंटरफेस की स्थिति रहे, सरकार अपनी चीजों को जनता तक पहुंचा सके और जनता अपनी मांगों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी समस्याओं को वह सरकार तक पहुंचा सके। तो इस पोर्टल ने जनता और सरकार को ये अवसर उपलब्ध प्रदान किए कि जहां पर वे दोनों एक साथ आकर अपनी बातों को, अपने मुद्दों को रख सकते थे। इसने जनता को सरकार के सहभागी बनने का अवसर प्रदान किया, जिसमें कि सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाएं, जिन नीतियों को लागू किया जाए, उनमें जनता की भी सहभागिता होनी चाहिए। जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए ये एक अच्छा कदम था। इसमें जो नागरिक हैं वह अपने विचार अभिव्यक्त कर सकें, वे जो अपने विचार और उनके जो इनोवेटिव्स हैं वो अगर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो इसके माध्यम से पहुंचा सकते थे। इसके माध्यम से वो सरकार से जुड़े रह सकते हैं, अपने प्रतिनिधियों से जुड़े रह सकते हैं, अपने जो देश में और जो सूचनाएं हैं उनको वो प्राप्त करते रह सकते हैं। दूसरे लोग उस बारे में क्या सोच रहे हैं उसकी भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो एक पोर्टल है, ये लोगों को एक ऐसी सुविधा उपलब्ध कराता है जहां पर कि जनता और सरकार के बीच में एक तादात्म्य स्थापित बना रहता है, जो लोकतंत्र के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए, सदशासन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। भारत सरकार के द्वारा इसी क्रम में एक क्रांति का आरंभ किया गया, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाओं को पहुंचाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरकार के द्वारा समय समय पर भारत में बहुत सारी सुविधाओं का आरंभ किया गया है, बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं, जिससे कि जनता को वो सारी सुविधाएं मिल सकें। इन्हीं सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा इस बात का पर बल दिया गया, या ई क्रांति के माध्यम से इस बात पर बल दिया गया कि अब सेवाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रयोग करने से न केवल जो सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी आएगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी, बल्कि इस सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव करेगी। इस माध्यम से जनता और सरकार इन कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़े रहेंगे और यह ई क्रांति
ने निश्चित रूप से सरकार एवं नागरिकों को और करीब लाया है। अब नागरिक जो सरकार के द्वारा उनके लिए योजनाएं कार्यक्रम आरंभ किए जाते हैं, वे उसे अपने पास जो उनके पास तकनीक है, इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यमों से वो उसे देख सकते हैं। सरकार के द्वारा क्या कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, कैसे वो उनका लाभ उठा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इन सारे कार्यक्रमों ने भारत में एक नई क्रांति को जन्म दिया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत किया है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में, भारत एक विश्व का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां पर आम आदमी तक पहुंच बनाना, सेवाओं को पहुंच बनाना, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसको कि सरकार के द्वारा बहुत ही सार्थक कदम उठाकर उन चुनौतियों को स्वीकार करके उन कठिनाइयों को, उन बाधाओं को दूर किया जा रहा है। 2015 में भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का आरंभ किया गया है। इसके तहत सभी सेवाओं को जो भी सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी उनको तथा सरकारी दफ्तरों को गांव से उनको शहर तक जोड़ना है। ग्रामीण क्षेत्रों को हाई इंटरनेट स्पीड उपलब्ध कराकर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सुनिश्चितता बनाना है तथा इसके साथ ही साथ सभी सुविधाओं को ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराना है। डिजिटल इंडिया के तहत इसके 3 प्रमुख घटक हैं। पहला है डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेवाओं को जनता तक पहुंचाना तथा तीसरा है डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता के तहत लोगों को साक्षर करके सरकारी सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लाभ उठाने के लिए तैयार करना है। इसी क्रम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का आरंभ किया गया है। इसके तहत सरकार के द्वारा जनता को जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी आर्थिक रूप में, आर्थिक सुविधा के रूप में या सब्सिडी के रूप में, अब वह लाभार्थी के अकाउंट में सीधे तौर पर ट्रांसफर हो जाएंगी। अर्थात जो बिचौलिए की भूमिका अभी तक बनी रहती थी वह इसके माध्यम से समाप्त हो जाएगी और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड से जब सारा देश गुजर रहा है तो इसका लाभ अब हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा इन लाभार्थियों को या जो जिनकी आवश्यकता है मूलभूत आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए सभी सरकारों के द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनके अकाउंट में डायरेक्ट धन ट्रांसफर किया जा रहा है। अर्थात जहां पर सारी चीजें रुकी हुई हैं, सारी चीजें व्यवस्थाएं बंद हैं, उन सुविधाओं का जो उनको उपलब्ध कराई गई थी अब उनका वास्तविक रूप में लाभ हो रहा है और इस महामारी के काल में उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार के द्वारा कागज के रूप में दस्तावेजों का रख रखाव, उनका लेकर चलना, उसको रोकने के लिए एक यूनिक व्यवस्था का शुरुआत की गई है जिसे हम डिजी लॉकर के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा ऐप है जिसे व्यक्ति अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके उसमें अपने दस्तावेजों को, कागजों को कम करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनमें सुरक्षित रख सकता है। इसमें उसके जन्म प्रमाण पत्र, उसके पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका इनकम टैक्स का पैन कार्ड, इसी के साथ साथ उसके जो और महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उनको इस ऐप में सुरक्षित रखा जा सकता है। अर्थात इसमें अब जो मौलिक कागज हैं उनको लेकर चलने के स्थान पर डिजी लॉकर में जो प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं उनको मान्यता प्रदान की गई है, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार के द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराया जाने वाला आधार कार्ड आज एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कार्ड के रूप में, एक महत्वपूर्ण जो एक संख्याओं का योग व्यक्तियों को दिया जाता है, उसको एक महत्वपूर्ण पहचान के रूप में उसके लिए कारगर साबित हो रहा है। उसके आधार पर उसको व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से वह अपनी पहचान के आधार पर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। उसके माध्यम से उसकी पहचान अपनी यूनिक बनी रहती है। उसके माध्यम से वह बहुत सारे सरकारी लाभों के साथ साथ जो व्यक्तिगत लाभ उसे मिलते हैं उसको दिखाकर वह उसका लाभ उठा सकता है। भारत सरकार के द्वारा चलाई गई ये व्यवस्था निश्चित रूप से भारतीय नागरिकों को एक विशिष्टता प्रदान करती है और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान को विशेष बनाती है। इसी के साथ साथ भारत सरकार के द्वारा जीवन प्रमाण योजना को भी आरंभ किया गया है, जिसके तहत पेंशनरों को इससे लाभ मिल रहा है और वह इस योजना के तहत इसको ऑनलाइन प्रयोग करके इससे लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान भी इसके साथ साथ चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को डिजिटली कैसे साक्षर बनाया जाए। यद्यपि मोबाइल का प्रयोग भारत में गांव-गांव तक अपनी पहचान बना चुका है और लगभग सभी व्यक्तियों के पास मोबाइल पाया जाता है, लेकिन उस मोबाइल का सदुपयोग कैसे किया जाए, सरकारी लाभों के लिए उस मोबाइल का प्रयोग कैसे किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। निश्चित रूप से भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से जहां सदशासन के रूप में निरंतर कदम उठाए जाते रहे हैं, उसने भारत को एक नई पहचान दिलाई है। भारत निरंतर सदशासन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ सदशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ई शासन कार्यक्रम को भी निरंतर बनाए हुए है और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। भारत में विशेष रूप से 21वीं सदी में जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, उन्होंने नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से सरकार एवं नागरिकों के मध्य एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां पर दोनों का संवाद निरंतर बना हुआ है। यह ऐप के माध्यम से, SMS के माध्यम से और इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अब सरकार, प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी और नागरिक एक साथ जुड़े हुए हैं। ई प्रशासन के माध्यम से वह अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचा रहे हैं और कहीं भी कोई समस्या आती है तो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और पिछले कुछ समय से ये भी देखने में आ रहा है कि निश्चित रूप से ये जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है उसका लाभ नागरिकों को मिल रहा है। नागरिकों को इस दशा से मिल रहा है कि सरकार के जो पोर्टल है, नागरिकों के द्वारा जब किसी मांग को रखा जाता है, कभी कभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा आगे आकर उन समस्याओं का निराकरण भी किया गया है, जिसको कि मीडिया के माध्यम से हम समय समय पर महसूस कर सकते हैं। भारत में जो 3 दशक की ये जर्नी रही है, इसने ई प्रशासन की प्रक्रिया को निरंतर समृद्ध किया है, सबलता प्रदान की है और भारत को आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है। यद्यपि इस मार्ग में भारत जैसे विशाल देश में हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन उनका समाधान भी है। समाधान के लिए सरकार के द्वारा भी नए नए कार्यक्रमों का आरंभ किया जा रहा है, जिससे कि जो चुनौतियां इन कार्यक्रमों को लागू करने में आ रही हैं, उनको दूर किया जा सके और एक ऐसा रास्ता तैयार किया जा सके जहां पर कि ई शासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। जो सुविधाएं, जो सेवाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनका लाभ व्यक्ति विशेष को जो उसका रिसीवर है उस तक पहुंचे। और यह वास्तव में दिख भी रहा है, लेकिन इसको और प्रभावी बनाने के लिए सरकार के द्वारा सूचना तकनीक के संबंध में
जो नागरिकों के मन में एक भय है, डर है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। नागरिकों को ये भय बना रहता है कि उनकी निजताओं का हनन न हो, उनकी जो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। निश्चित रूप से सरकारों के द्वारा समय समय पर जनता को ये आश्वस्त किया जाता है कि उनकी निजी सूचनाओं का प्रयोग उनके इस कार्य के अतिरिक्त नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से सरकार के ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय हैं और लोगों का विश्वास भी ये साथ साथ जीत रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक विशेषता है कि वहां पर लोगों का विश्वास सरकार में होना चाहिए और निश्चित रूप से सदशासन के प्रयासों ने, ई शासन के प्रयासों ने भारतीय जनता का सरकार में विश्वास पैदा किया है। सुविधाओं का लाभ आज हर व्यक्ति को मिल रहा है, वे भारत के किसी गांव में बैठा हुआ हो और या वो शहर में हो। यद्यपि शहर में तो ये सुविधाएं पहले से भी व्यक्ति लेने में सक्षम थे, लेकिन गांव में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए उन सुविधाओं तक पहुंचना निश्चित रूप से कठिन था। लेकिन ई तकनीक के माध्यम से अब ये सूचनाएं उन नागरिकों तक पहुंच रही हैं और वो उसका लाभ उठा रहे हैं। अब व्यक्ति देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, मोबाइल ऐप के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से वो निरंतर जागरूक हो रहा है और जो भी नीतियां उसके लिए बनाई जा रही हैं वह उससे लाभान्वित हो रहा है। इसका प्रमाण हम जो सरकार के द्वारा डाटा तैयार किया गया है, कितने लोगों को सब्सिडी प्रदान की गई है, कितने लोगों को आर्थिक पैकेज दिया गया है, आर्थिक सुविधाएं दी गई हैं, कितने लोगों को उनके अकाउंट में जो है वो धन ट्रांसफर किया गया है, इसी के साथ साथ कितने लोगों ने अकाउंट खोला है, उसके माध्यम से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये निश्चित रूप से अपनी सफलता की तरफ चल रहा है। सरकारी कार्यों के साथ साथ शैक्षिक जगत में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार के द्वारा जो ई शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं वो दिन प्रतिदिन अपनी और गति पकड़ रहे हैं और अब इस माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्ति अधिक से अधिक लाभों को प्राप्त कर रहे हैं और उन समाज के जो विकास परक लोक कल्याणकारी राजनीतियां बनी हैं उनका लाभ अब वास्तव में देखा जा सकता है। धन्यवाद।